बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर के बारे में जो इंडिया ने 5 अगस्त को किया था, जिसको अब 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर कश्मीर के अंदर जो कर्फ्यू लगा हुआ है और जिस तरह से उनको एक तरह से एक ओपन जेल में रखा हुआ है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा जेल हम इसे कह सकते हैं। और कर्फ्यू के जो लिमिट्स हैं उसको भी क्रॉस किया जा रहा है कि जितने दिन एक्सटेंड हो गया ये। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में जो भी इनिशियल स्टेप्स लिए थे वो बहुत अच्छे थे, राइट डायरेक्शन के अंदर थे। उसके अंदर अपोजिशन ने भी मुकम्मल साथ दिया। गवर्नमेंट ने जो नैरेटिव लिया था, जिसके बारे में इमरान खान ने स्पीच की और मल्टीपल टाइम्स उसको रीआइट्रेट किया कि ये बेसिकली एक हिंदुत्व की एक फाशिस्ट जो है वो एक स्टेपिंग है, और इसको कंपैरिजन किया है इसका जो यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सबब बना था कि हिटलर ने क्या किया था, मुसोलिनी ने क्या किया था, क्या आइडियोलॉजी है, क्या थॉट है इनकी, और जिसे हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए के हिसाब से कि ऑल दो इसकी जजमेंट हमने बहुत देर की, बहुत गलतियां कर दी, लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ के कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये वाकई बहुत राइट फुटिंग के ऊपर था। और उसके जो इम्पैक्ट और उसका जो असर है वो फिर इमीडिएट नज़र भी आना शुरू हो गया था कि किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने इस बात को पिक किया और मल्टीपल आर्टिकल्स आए इसके बारे में। हिंदुज़म के अंदर जो हिंदूज़ के यहाँ जो ये जो सेकुलरिज़म से शिफ्ट हुआ है इंडिया के यहाँ, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राय, मुसलमान भी टारगेट हैं लेकिन जो लोअर कास्ट हैं वो भी टारगेट हैं, उसको थोड़ा बहुत नरेट करना शुरू किया और ये एक राइट स्टेप था इन द राइट डायरेक्शन। अलबत्ता ये जो पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई हैं, यानी कि पहले तो स्टार्ट बिल्कुल ठीक था और हर दूसरे दिन एक नई खबर आ रही थी। पाकिस्तान ने रेल का जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर दिया, एयर स्पेस के बारे में कुछ कह दिया कि इतनी हाइट तक अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ट्रेड के बारे में बात की, मुख्तलिफ लोगों से इमरान खान ने भी रब्ता करके बात की, वो चीज़ें राइट डायरेक्शन में हुई। UN का इजलास इसके ऊपर कॉल अप हो जाना ये बहुत बड़ी बात थी, ये वाली इतने सालों के बाद जाके एक कॉल अप हुई है। सबब उसका जो भी था, ज़ाहिर बात है कि इवेंचुअली चाइना के थ्रू पाकिस्तान ने इस बात को कन्विंस करवाया, चाइना का भी इसके अंदर स्टेक था, लेकिन जो अकाउंटेबल बात है वो यही है कि ये वाक़या हो गया, UN का इजलास कॉल हुआ। इंडियन मीडिया को अगर आप फॉलो करें ना तो समझ नहीं लगती कि किस हद तक बायस मीडिया है वो, कि क्या हुआ था UN के इजलास में, और वो उस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के साथ ये ज़िल्लत हो गई और UN ने इसको मान लिया कि ये एक इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का। UN के स्टेप्स होते हैं, UN के स्टेप्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कोई एक इशू होगा, उसको ये 5 बड़ी पावर्स जो हैं ये उसको डिस्कशन के अंदर लेके आती हैं, क्या ये बात काबिल ज़िक्र काबिल डिस्कशन है कि नहीं है। अगर है, जिसके बारे में सबसे बड़ा जो स्टांस था वो उसका था, चाइना का था, ज़ाहिर बात है, लेकिन रशिया और किसी और मुल्क ने आउट राइट ये नहीं कह दिया कि सवाल ही नहीं पैदा होता। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं UN की तरफ से अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन उसका फॉलोअप होता क्या है, अगर कोई चीज़ क्लोज डिस्कशन से नेक्स्ट स्टेप पर जाएगी तो वो होती है ओपन डिस्कशन में जाती है, फिर जनरल असम्बली में भी जा सकती है, फिर जाके उसकी रेजोल्यूशंस बनती हैं। वो एक बहुत लॉन्ग रोड अहेड है, बहुत डिप्लोमेटिक हर्डल्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो इंडियन मीडिया जिस तरह प्रोजेक्ट कर रहा था उस तरह नहीं है इसका मामला। इंडियन मीडिया का तो ये भी हाल है कि अभी चंद दिन पहले FATF वाला जो न्यूज़ हुई थी, FATF ने तो अभी सिर्फ एक इंटरम तरीके से आप कह लें कि स्टेप्स वाइज चेक किया है, और अक्टूबर तक जाके नवंबर तक जाके इसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर आएगी क्या होगा। इंडियन न्यूज़ को आप देखें, ऐसे आग की तरह ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान को एडवांस्ड ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, पाकिस्तान के साथ ये हो गया, आगे से जो जिस तरह से उसकी ख़बरें आ रही हैं समझ नहीं लगती उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उन लोगों की किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया का मामला भी वही है कि जो ताकतवर है वो अपना ज़ोर दिखा सकता है, जो जितना ज़्यादा झूठ ज़ोर के बोलता है उतनी ज़्यादा उसकी बात मानी जाती है, और जिसके साथ ज़्यादा मफाद नज़र आता है उसकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाता है। बहरहाल इन सब चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान के लिए फिर एक और स्टेप ये हुआ, ऑल्दो मैं पर्सनली उसको इतना पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि इदारे स्ट्रॉन्ग हों। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी मिसाल समझता हूँ कि जैसा राहिल शरीफ ने पॉपुलैरिटी को होते हुए, मौका होते हुए, चांस होते हुए, और आवाम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करना था, उसने अपनी एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, कहने वाले ये भी कह देते हैं कि उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब के अंदर मिल गई थी सैलरी के एतबार से वगैरह, लेकिन मेरा गुमान जो है वो राहिल शरीफ के बारे में बहुत अच्छा है, और उसने पाकिस्तान की जो फ़ौज के मोराल है उसका, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए, और ये कि एतमाद शो करते हुए कि नहीं ऐसा नहीं है कि बस मैं हूँ तो सब कुछ हो सकता है, मैं नहीं हूँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
बल्कि जिस चीज़ को हमारी उम्मत की तारीख़ के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मिस किया है वो ये है कि हम कभी इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सके हम लोग, तो उसके ऊपर एतमाद करते हुए एक्सटेंशन नहीं ली। कमर जावेद बाजवा जो हैं इन्होंने भी ये कहा था पिछले साल आई थिंक मार्च 2018 के अंदर कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि चलें ठीक है, कोई और बेहतर समझते हैं ये लोग हमसे। ज़ाती तौर पे मैं समझता था कि अगर इस तरह ना हो तो बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीनों के एक्सटेंशन हो जाए ताकि जो टॉप मिलिट्री ब्रास है उसके लिए एक डिसअपॉइंटिंग मामला ना हो। लेकिन चलें अगर इसको एक्सटेंड कर दिया और एकदम से अपराइट 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया तो ये तो हमारे की इंटरनल बात हो गई कि अदारा कमज़ोर होगा नहीं होगा, मोराल हाई होगा नहीं होगा। लेकिन दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ज़ाहिर बात है उनके लिए ये एक नाइटमेयर हो गया ये वाला कि जावेद बाजवा को मज़ीद 3 साल के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक्सटेंशन मिल गई, और वो भी अभी नहीं मिली, जब रिटायरमेंट का टाइम करीब आएगा उसके बाद एक्सटेंशन स्टार्ट हो रही वाली। ये सारे स्टेप्स हो गए इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन उसके बाद ये आप ख़बरों का जो तसलसल देखें, यूएई क्या बेहतरीन टाइम था यूएई के लिए मोदी को कोई अवार्ड देने का? क्या ये इसको डिले नहीं कर सकते थे? अगर उनके जितनी मर्ज़ी दोस्तियाँ इंडिया के साथ, जितना मर्ज़ी बिज़नेस है, क्या यूएई इसको डिले नहीं कर सकता? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कश्मीरियों की लाशों के ऊपर, गुजरात वाली की लाशों के ऊपर से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लाजमी था कि वही गलती करे जो सऊदी अरब ने की, बहरीन ने भी वही काम किया, फिर क्या उनके लिए भी लाजमी था ये? यूएई ने 150 ईयर्स गांधी के उसकी कम्युनिटी स्टैम्प जो है वो भी जारी कर दी है। क्या ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी? क्या इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता था? क्या इसको डिले नहीं किया जा सकता था? G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 में बुलाया गया। मोदी ने G7 में जाके विज़िट किया। बोरिस जॉनसन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग हुई, और भी बहुत सारे जो लीडर्स वहाँ पे जितने भी होंगे ज़ाहिर बात है उन सब के साथ 1-to-1 मीटिंग है। इंडिया को एक बेहतरीन मौका मिला कि वो अपना नैरेटिव अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ज़ुबानी डायरेक्ट वर्ल्ड लीडर से दिलवा सके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इस चीज़ की तौफीक नहीं हुई कि टेलीफोन कॉल से आगे बढ़ के वो इस चीज़ के ऊपर इक़दाम करें कि वो विज़िट्स करें, जाएँ मुल्कों के अंदर जाके पर्सनली विज़िट करके देखें, उनको परसुएड करके देखें। G7 से पहले जाके बात की जा सकती थी। अगर G7 अमेज़ॉन की आग के ऊपर बात कर सकता है कि आग लगी हुई है वहाँ पर, वो ज़ाहिर बात है एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन है वो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये आग लग रही है, जो अगर किस हद तक चली गई कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर की शक्ल इख्तियार कर दी तो ये 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन क्या उसको बचा सकेगी? उस चीज़ की जो ग्रेविटी है उसको अंडरस्टैंड करते हुए G7 से पहले अगर इमरान खान ये विज़िट्स कर लेते तो ये बहुत बेहतर होता। ये बहुत लॉन्ग टर्म वॉर भी हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान की। वॉर का मतलब लाजमी जंग की सेंस में नहीं, लेकिन जो कश्मीर का ये केस हमने फ़ाइट करना है इसके लिए बहुत इस तरह का मामला है कि जिस तरह जंग के अंदर होता है कि एक दिन एक का पल रहा भारी, दूसरे दिन दूसरे का पल रहा भारी। पिछले चंद दिनों के अंदर जो वेट है वो गेन कर लिया है इंडिया ने। इंडिया का जो केस है वो ज़्यादा है, और कश्मीर के ऑल्दो बहुत बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी के मैगज़ीन्स जो हैं, या जो न्यूज़ वीक है, या CNN है, BBC है, गार्डियन है, अल जज़ीरा है, टर्किश न्यूज़पेपर्स हैं, फ्रांस के न्यूज़पेपर हैं, इन सब के ऊपर ज़रूर कश्मीर की कवरेज आई है और मेन पेजेस के ऊपर आई है, नो डाउट। लेकिन ये कोई कामयाबी नहीं है, इससे मसला नहीं हल हो गया। कश्मीरी तो अभी भी कर्फ्यू के अंदर है, वहाँ तो मसाइल अभी भी उधर के उधर ही हैं। जो इंडिया के अंदर मुसलमानों या लोअर कास्ट के साथ हो रहा है वो तो अभी भी हो रहा है, उससे तो उनकी अभी भी जान नहीं छुटी। दूसरी तरफ बॉलीवुड जैसे नाइव लोग भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसके हमारी कौम जो है वो इतने फ़ैन हुई होती है। बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं उनका मामला देखें आप कि कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ होगी, कोई एनिमल राइट्स की चीज़ ऐसी होगी तो उसके ऊपर तो वो बहुत अपनी कंसर्न शो करेंगे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे। तो एनिमल राइट्स उनको नज़र आते हैं अगर, तो उनको ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आते। क्या वायलेशंस हो रही हैं? क्या वो वीडियोज़ वो फेक है सारी जो इंडिया के अंदर थ्रू आउट होता आ रहा है मोदी गवर्नमेंट के अंदर? और क्या वो सारा कुछ जो कश्मीर में होता आ रहा है उनको नज़र नहीं आ रहा? क्या वो ये इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं देख रहे होते? लेकिन इस कदर नाइव हैं वो, या हम ये कह सकते हैं कि इस कदर वो अंधे हुए में हैं जो कुछ उनको मीडिया उनका दिखा रहा है, उनको उनकी गवर्नमेंट जो दिखा रही है उसके अंदर इस कदर बढ़ चढ़ के वो हो रहे हैं। इवन अगर एम्बेसडर्स भी बने हुए हैं उनके स्टार्स UN के, तो उसको भी देखें कि वो कहाँ उसको फॉलो कर रहे हैं, और UN भी इसके मामले में खामोश है। डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं हमें। और जो फॉलो अप हुआ है इस सारी बात का वो ये कि ट्विटर ने
पिक एंड चूज़ करके जो जो प्रो पाकिस्तान या प्रो कश्मीर या एंटी इंडिया ट्वीट्स थी उनको सस्पेंड भी करना शुरू कर दिया, चाहे वो वेरीफाइड अकाउंट्स थे वो। और इवन जो जिसने शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया है कि इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी जो ट्विटर ने उसको वार्न कर दिया है। ये जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि अब इंडिया जो इतने सालों में उसके जो डायस्पोरा उसके एक्सपर्ट्स कहाँ कहाँ दुनिया में फैले हुए थे, आईटी के अंदर उनकी क्या अप्रोच थी, ये उसका एक थोड़ा सा एपिसोड है, थोड़े से इम्पैक्ट है। वरना तो गूगल के अंदर भी वो पहुँचे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हैं पहुँचे हुए, क्या हेड कर रहे हैं इन कंपनीज़ को। तो ये उसका एक इम्पैक्ट है, जो उसका पावर है वो हमें नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पिछले चंद दिनों के अंदर इंडिया का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। और पाकिस्तान ने भी अभी बहुत चीज़ों के ऊपर शॉर्ट है, हम लोग अभी जो दावे कर भी दिए उसके ऊपर शॉर्ट है। एक तो मैंने कह दिया ना, इमरान खान को चाहिए था कि पर्सनली वो विज़िट्स करते, पर्सनली राइड भी करते। ट्वीट्स उनकी हेडलाइन ज़रूर बना देते हैं, लेकिन पर्सनली डिफरेंट जगहों के ऊपर राइड भी करते। उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं इमरान खान के, ये इमरान खान की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ पे नहीं खेले अभी तक इमरान खान, विज़िट्स करना चाहिए था डिफरेंट कंट्रीज़ को। लेकिन इसके साथ साथ हमने कह दिया कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, लेकिन हमने एक्चुअली अभी तक हुआ नहीं है ट्रेड बंद। क्यों नहीं हुआ, किसका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग? हमारा क्या अपना जो कहना है वो रिजॉल्व नहीं है? इकॉनमी काफ़ी हर्ट कर सकती है इंडिया को। इंडिया का वैसे भी 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा वो हमसे बिज़नेस कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा वो कमा रहे हैं, वो तो उसको ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। और ये इकॉनमी तो वही चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने जब अनाउंस किया तो उन्होंने कहा था रिकन्सिडर करे पाकिस्तान। एयर स्पेस के बारे में हमने क्यों नहीं कुछ किया? ठीक है कि एयर स्पेस क्लोज़ करना जो है वो हमें कुछ नुकसान देगा वो, लेकिन अभी हमारे लिए उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा अगर हमने कश्मीर वाला मौका जो है वो जाने दिया। इसके अंदर भी अगर ख़ास तौर पे जो इंडियन एयरलाइंस हैं पाकिस्तान उनके लिए एयर स्पेस क्लोज़ कर दें, और अरब कंट्रीज़ या जो बाकी एयरलाइंस हैं उनके बारे में देख लें, पॉलिसी बना लें कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या सबके लिए क्लोज़ करना बेहतर है या सिर्फ इंडियन जो पर्टिकुलर एयरलाइंस हैं उनके लिए क्लोज़ करना बेहतर है। लेकिन जो करना है इसके बारे में जल्दी करें, ज़्यादा लेट करके फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा, फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट होंगे और हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इन सब चीज़ों के अलावा जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बुरा हुआ है और ज़्यादा एक गलत डायरेक्शन में पिछले चंद दिनों में जाना शुरू हो गए हैं, वो इंडिया की वजह से नहीं, वो अपनी वजह से। अचानक हम कंडेम करना शुरू हो गए हैं मुस्लिम उम्मा को, कि मुस्लिम उम्मा तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मफादात ज़्यादा आगे होते हैं, दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े जो बिज़नेसेस हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं, तो इसलिए उम्मा की फीलिंग्स नहीं है। तो हमारे यहाँ लोगों को ये भी बोलना शुरू हो गए कि भाई उम्मा गई, तस्वीरें देखने को आ रही हैं कि कब्र बनाई हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम उम्मा। इस तरह के एकदम से डिसहार्ट हो गए, और सारे के सारे इमोशनल नहीं हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट भी हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि चाहते ही हैं कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री बन जाए। वो इस आड़ के अंदर उम्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो गए कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ये तो पाकिस्तान की हमेशा से गलती है कि पाकिस्तान ने गलत सहारे पकड़े। बाकियों को देखें आप, बाकी कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं, किन को वो ले रहे होते हैं हेल्प के तौर के ऊपर। फिर इसके साथ साथ जो बात शुरू कर दी कि नहीं बस ठीक है, जो हमारी पॉलिसी थी सबसे पहले पाकिस्तान वाली वही ठीक पॉलिसी थी। वो पॉलिसी 2001 के अंदर भी गलत थी, वो पॉलिसी 2019 के अंदर भी गलत है। सबसे पहले पाकिस्तान का अगर तो मतलब ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मत जाए साइड पे हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इत्तेहाद ख़त्म, हमारा इस्लाम के साथ लेना देना नहीं है, बस अपने मुल्क को संवारें, अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क की नशोनुमा करें, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, और इमरान खान से ज़्यादा इसका बेहतर और कौन कहने वाला हो सकता है कि हमने इसको मदीना की रियासत बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर तो सबसे पहले पाकिस्तान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मुस्लिम उम्मत भी है, इस्लामी इत्तेहाद भी है, इस्लामी ममालिक भी हैं, दीन भी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह भी है। सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान का मतलब ये है कि पहले हम अपने पैरों पे तो मजबूती से खड़े हो जाएं, पहले हम किसी मकाम पे तो आ जाएं, ताकि फिर हम उम्मा के मैटर्स के अंदर कुछ बोल सकें। यमन के अंदर हम कुछ बोल पाए सिवाय इसके कि हम न्यूट्रल रहेंगे, और उसके ऊपर यूएई ने किस तरह से हमें ऑफिशियली 2015 के अंदर बुरा भला कहा था। इंडिया ने फ़ौरन मौका पा के अपने एयर चीफ़ को और बाकी लोगों को भेजना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो हम आपके ताउन के लिए तैयार हैं। सीरिया के अंदर क्या हुआ, इराक़ के अंदर क्या हुआ,
या रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ क्या हुआ, जो अभी 2 साल का अभी उन्होंने एनिवर्सरी बनाई है चंद दिन पहले। लाखों लोग जिस तरह से डिस्प्लेस हुए थे, लाखों के हिसाब से लोगों के घर उजड़े थे, हज़ारों के हिसाब से रेप्स हुए थे और लोग गायब हुए थे, किलिंग हुई थी, जेनोसाइड्स हुए थे। पाकिस्तान एक दफ़ा अपने पैरों पे खड़ा हो, ये ज़रूरी है, प्रायोरिटी पहले इसको होना चाहिए, फिर ताकि हम कुछ कहने के पोजीशन में आ सकें। आप समझ लें कि जिस तरह पहले टर्की ने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया ताकि उसकी बात किसी लेवल पे तो आए, कोई बोलने के काबिल तो हो सके वो। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ वाला कहना था सबसे पहले पाकिस्तान, ना वो पहले इंडोर्स था ना वो अब इंडोर्स था। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको हमें हर हाल में सेफ गार्ड रखना है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो आप यूँ समझे कि जिस तरह एक हमारे लिए डिफेंस लाइन है, वो उसको हमने हर वक्त बचा के रखना है अपने। किसी और मुल्क ने अगर कोई गलती कर ली है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी वो गलती कर बैठे। फिर सेकुलर क़ुव्वतों के अलावा पाकिस्तान के अंदर वो क़ुव्वतें भी हैं, मिसाल के तौर पे कादियानी जो है वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उसकी आइडियोलॉजिकल जो बाउंड्रीज़ हमने बना दी हैं उसके अंदर, और जो कादियानियों को स्टेटस दे दिया है वो किस तरह से ख़त्म हो जाएँ, वो दोबारा से मेन स्ट्रीम पे आ जाएँ और पाकिस्तान के ऊपर उनका दोबारा उस तरह का एक कंट्रोल आ जाए उस चीज़ के ऊपर। तो इस तरह के मौके बहुत अच्छे उनको मिलेंगे कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान अपनी बुनियाद से दूर होकर सेकुलरिज्म की तरफ जाता जाएगा उतना ज़्यादा उनको मौके मिलते रहेंगे। टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर बहुत रिलीजियस टॉलरेंस है, लेकिन इस्लाम का को किसी तरह से भी हम लोग ये नहीं कर सकते कि इस्लाम डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाए उसके ऊपर। दूसरे फेज़ के लिए जो है आज़ादी है, कादियानी नॉन मुस्लिम्स होते हुए पाकिस्तान में रह सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर अफसोस के साथ कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे रेहाम ख़ान ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान ने ख़ुद भी तो पाकिस्तान देखे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में क्या किया था, और ये इस वक्त पुरानी तारीख़ की बातों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिसिंग पर्सनस वाला मामला जो है वो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। इसको अपराइट तरीके से, अगर किसी ने पाकिस्तान के साथ ट्रीज़न किया है तो अपराइट उसको पेश किया जाए कि ये ट्रीज़न हुआ था। लेकिन इन बातों के ऊपर या इन अयाम के अंदर बलूचिस्तान की बातें करना शुरू कर देना, पाकिस्तान आर्मी ने क्या बुरा किया या पाकिस्तान की पिछली हुकूमतों ने क्या बुरा किया या इस हुकूमत ने क्या बुरा किया, या जिस तरह बिलावल भुट्टो कहना शुरू हो गया कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का केस नहीं लड़ सकते। लोकल सियासतदान हमारे जितने भी हैं, बड़ी पार्टीज़ हों छोटी पार्टीज़ हों, ये वक्त नहीं है कि हम कश्मीर के ऊपर इंटरनल डिवाइड के ऊपर आए। हम लोग बाकी चीज़ों पर आप सियासत करते रहें। पेशावर की जो मेट्रो बस का जो फेल्ड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो मर्ज़ी आप सियासत करें, उसके ऊपर जो मर्ज़ी कहते रहें। इकनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बोला जा रहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, कश्मीर के ऊपर भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी। और ये क्या बात शुरू हो गई अब कि अगर सऊदी अरब ने, जैसा कि इमरान खान ने ट्वीट की और वो एक बहस छिड़ी हुई अभी है, अब पता नहीं क्या इमरान खान के साथ भी क्या मीटिंग हुई एग्जैक्टली, लेकिन ये बहस छिड़ गई है कि देखें मफाद की खातिर सऊदी अरब ने, यूएई और ये सब इसराइल के बिल्कुल करीब जाके खड़े हो गए हैं अब, और बिल्कुल एक वर्ज के ऊपर हैं कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इसराइल के साथ बना लेंगे दुनिया की खातिर। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि दुनियावी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए यही काम करे। पाकिस्तान क्यों करे ये काम, उनकी गलती है, वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, हम उनको क्यों फॉलो करेंगे। अपने दुश्मनों को हमें पहचानने की ज़रूरत है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। दुश्मनों को पहचानते हुए हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करें। एक दो अयाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता है कि अगर एक चीज़ ऊपर हो गई है, लेकिन राइट पाथ को देखें। हम लोग बार बार अपने आप को रीअलाइनमेंट के अंदर लेके आएँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हुई थी, अगेन इन चीज़ों को पॉजिटिव लाइन में रीअलाइनमेंट में लाते हुए। मिसाल के तौर पर जो शिमला एग्रीमेंट हमने किया था 1972 के अंदर, अब जाके एहसास हो रहा है कि शायद वो पाकिस्तान ने गलती की थी, पाकिस्तान ने दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं किया। उस वक्त इंडिया के साथ पीस करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हुए हमने जो है टर्म्स थे उनको एग्री कर लिया। शिमला एग्रीमेंट दीवार बन गया था हमारे लिए कि हम कश्मीर के इशू को इंटरनेशनली आगे लेके चल सकें, क्योंकि हर दफ़ा के ऊपर इंडिया का ये कहना होता था कि कश्मीर जो है वो अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान इंडिया जो है वो दोनों इसको बायलैटरली ही रिजॉल्व करें, आपस में रिजॉल्व करें, और इंडिया तो रिजॉल्व करना ही नहीं चाहता, ना इंडिया को कोई जल्दी पड़ी हुई रिजॉल्व करने के, लिहाजा इस बात को जितना ज़्यादा डिले किया जा सकता है किया जाए। फिर मकारी और कहाँ दिखाई,
मिसाल के तौर पर 1984 के अंदर जो सियाचिन के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ था, जो उसने इंडिया ने एकदम से ग्लेशियर ले लिया था हमारा, अब उसके अंदर क्या किया था, शिमला एग्रीमेंट्स, दूसरे एग्रीमेंट्स के अंदर माइनर क्लॉजेस के अंदर उन्होंने कह दिया कि जो एरिया मार्क होया हुआ था LOC का, और वो उसके अंदर ये इतना से जो सेक्टर आता था, ये 72 किलोमीटर उन्होंने पाकिस्तान से छीन लिया था, ये उसके अंदर शामिल नहीं था। ये एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एम्बिगुअस बात रखी गई थी उस पर उन्होंने कर लिया। यानी कि ये वो मकार दुश्मन है कि जो जब ज़रूरत पड़ती है तो जाता है UN के पास, खुद ही चीखें मारता हुआ कि हमें बचाओ, और जब UN की तरफ से रेजोल्यूशन आएंगी तो उनका तो कोई चीज़ फॉलो नहीं करेगा उसकी। हाँ, अगर फॉलो करेगा तो सियाचिन पे हमला करके सियाचिन को लेके 72 किलोमीटर का एरिया लेके, और उसके बाद कह दिया कि ये एरिया एम्बिगुअस था, उन एग्रीमेंट्स के अंदर LOC के अंदर ये क्लियरली डिफाइंड नहीं थी कि ये चीज़ है कि नहीं है, तो लिहाजा हमने ले लिया इसको। तो अपने जो दुश्मन हैं उनकी जो दुश्मनी और मकारी है उसको पहचान के रखें। ये बहुत भोलापन है जो ख़ास तौर पे कुछ एक्सपर्ट पाकिस्तानी या जो हमारे अपने यहाँ के रहने वाले भी जो हैं पाकिस्तानी, उनकी तरफ से भी आ गया कि जी कश्मीर का मसला जो है वो रिजॉल्व हो सकता है, पाकिस्तान जो है वो उसको लटका रहा है। सिर्फ इंडिया उस तरह से करना चाह रहा है जो उसका वो अखंड भारत वाला जो उसका विज़न है वो उसके साथ पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के आइडियोलॉजी विज़न के अंदर ये नहीं है कि हमने कोई इंडिया के ऊपर हमला कर लेना है या इंडिया को भी पाकिस्तान का हमने इवेंचुअल हिस्सा बना लेना है। कश्मीर के ऊपर हमारा ज़रूर है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, लेकिन ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में नहीं है, इंडिया की आइडियोलॉजी के अंदर है। ये यूनाइटेड अनडिवाइडेड इंडिया, और ये तो चलें RSS और अखंड भारत और ये जो BJP और ये सारे उसके जो ऑफ शूट्स हैं वहाँ से निकली हुई बात है, वरना तो ये तो बातें तो पहले भी की हुई थी, नेहरू ने और पटेल ने, इन सब ने की हुई थी कि कितने अरसे तक ये अलग रहेंगे हमसे, बिल आखिर इनको वापस आना पड़ेगा हमारे पास, हम वापस इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमने इस वक्त आगे और फर्दर क्या करना है, अब इसके बाद के 20 दिन से ऊपर का वक्त गुजर गया है, बहुत सारा ग्राउंड अभी भी कवर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कि आर्मी जो है वो अपना रिजॉल्व सिर्फ जुमलों तक ना रखे, वो बहुत ज़्यादा तैयार है। इंडियन कर्फ्यू जैसे ही कम होगा या हालात चेंज होंगे, पाकिस्तान आर्मी को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस ये इंडिया की तरफ से गोला बारूद फेंका गया तो हमने गोला बारूद का जवाब दे दिया। इंडिया अगर हम पे हमला करेगा तो हम आगे से जाएंगे। पुलवामा जैसा वो वाक़या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने तो इवन तमिलनाडु, कहाँ तमिलनाडु इतना नीचे उनके बिल्कुल साउथ के अंदर है, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जी ये जैश-ए-मोहम्मद और जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से दाखिल हो गए हैं ये, और वो कुछ भी कर सकते हैं, या कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं या फ़लानी जगह पे दाखिल हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो एक तरह का फॉल्स एक्शन कर सकता है, इंडिया कुछ भी कर सकता है उसमें से। लेकिन ये तो डिफेंसिव बातें हो गई ना, हमें तो कुछ आगे ऑफेंसिव भी हमारे पास कुछ होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा को अगर ये 3 साल का मौका एक्सटेंडेड मिल गया है तो इनके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ये भी 3-3.5 साल गुजार के कह दें कि कश्मीर का मसला नहीं हम हल कर सके किसी किस्म का भी। पाकिस्तान के जो एसेट्स बाकी दुनिया के अंदर हैं, जिस तरह पहले बात हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा मोबलाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी तक हम उनको नहीं मोबलाइज़ कर रहे। अभी तक हमने सिर्फ बस ठीक है मलिया लोधी और थोड़े बहुत चंद लोगों के साथ हमने उनको थोड़ा सा मोबलाइज़ करके UN में बात कर ली। जिस तरह से वाइड स्केल के ऊपर हमारी एम्बेसीज़ का अप्रोच हो सकती है, हमारी एक्सपर्ट्स की हो सकती है, वो हमें करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जनरल राहील शरीफ को भी एक टाइम के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि अब उन्होंने क्या करना है। क्या वो जो इस्लामिक जो आर्मी बनी हुई है, उस आर्मी को अगर कहीं से कोई रोल नहीं बनता इस सारे के अंदर, ना वो रोहिंग्या के मुसलमानों को कोई बचाव कर सके उसका, ना वो कर सके कोई कश्मीर के लिए कुछ, ना फ़लस्तीन के लिए कुछ कर सके, तो फिर उसका क्या काम है वो इनको देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्लियर लाइंस के साथ देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है उन्होंने। कश्मीर को हमें नहीं बना देना चाहिए रोहिंग्या, म्यांमार या यमन या सीरिया या इराक़ या फ़लस्तीन या जिस तरह के बॉस्निया और वहाँ पे हुआ था जेनोसाइड पे जेनोसाइड होते रहे। 20-20 साल के बाद जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ केस चला लेगा, जहाँ पे चलाना चाहेगा केस, जहाँ पे नहीं चलाना चाहेगा वहाँ पे खामोश रहेगा वो। हमने इसको यहाँ पे ये नहीं बनने देना, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए। कौन पूछता है? किसी ने पूछा बुश को आज तक? किसी ने पूछा ओबामा को? जो ड्रोन अटैक्स होते थे और ये कोई चीज़ पूछी गई है? दुनिया फॉलो करती है ताकत को। ताकत का मुजाहरा हमने करना है मिलिटरीली सिर्फ नहीं, हर फोरम के ऊपर। जिस तरह इंडिया पेनिट्रेट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, हमें भी पेनिट्रेशंस करनी चाहिए। जज्बाती ख्याल ये तो ज़रूर आता होगा कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तानियों के जहन में कि UAE छोड़ के आ जाते हैं हम लोग, सऊदी अरब छोड़ के आ जाते हैं, ये
इससे अगर हम छोड़ के आएंगे तो इंडिया और आगे घुसना शुरू हो जाएगा। रेजिग्नेशंस को मैं कभी भी मसले का हल नहीं समझता। रेजिग्नेशन से मसला हल नहीं होता बल्कि मैदान खाली हो जाता है। अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। हमारी इकॉनमी जो वीक है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एसेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स आगे हमारा जो केस है उसको भी आगे लेके चल सकते हैं। यूके के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था, लेकिन ये कंटिन्यू रहनी चाहिए चीज़ें। प्रोटेस्ट होते रहे, ख़ास तौर पे बड़े फोरम्स के ऊपर या बड़ी जगहों के ऊपर, बड़े इवेंट्स के ऊपर होते रहने चाहिए, ताकि ये जो केस है ये ज़िंदा रहे। हम भूल ना जाएं कश्मीर की बात को, डिसहार्टनिंग हो जाना चाहिए एकदम से। और ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो नॉट इक्वल टू पीपल ऑफ द लैंड है, ऐसा नहीं है। अगर एक वक्त की गवर्नमेंट ऐसी है एक अदारे की या एक मुल्क की तो इसका ये मतलब सिर्फ है कि वो गवर्नमेंट इस तरफ इंक्लाइंड है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी पिछली कई गवर्नमेंट्स हमारी जो हैं वो अच्छी नहीं गुजरी हुई। तो इसको बात ही एक फ़ेज़ उनके ऊपर आया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में हमें आज़ादी राय का हक़ हासिल है। बहुत सारे मुल्कों में वो आज़ादी हक़ नहीं है, लेकिन एकदम से डिसहार्ट हो जाना कि उम्मत एग्जिस्ट ही नहीं करती, मामला है ही नहीं ऐसा किसी किस्म का भी, और बस हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, ये सिर्फ चंद दिन आयाम है ऊपर नीचे, इनके ऊपर हमें परेशान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगले महीने यूएन के अंदर जनरल असम्बली में इमरान खान ने ख़िताब करना है, अनाउंस कर दिया कि इमरान खान ने ख़िताब करना है। अभी तो आज कौन से भी ख़िताब करना है, उम्मीद रखते हैं कि कोई अच्छी पॉजिटिव लाइन के ऊपर बात हो रही होगी और पाकिस्तान का स्टैंड से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो यूएन के जनरल असम्बली ख़िताब से पहले अभी हमें उसके लिए बहुत सारे हमारे एम्बेसडर्स, हमारे जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाना है, इतना ज़्यादा उठाना है कि इमरान खान की तकरीर जो होगी जनरल असम्बली के अंदर वो एक हाईलाइटिंग फ़ीचर हो, दुनिया की नज़र हो कि इमरान खान ने क्या कहना है इसके बारे में। कोई मामूली बात नहीं है, न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर वॉर सर के ऊपर खड़ी हुई है। अगर ये हमारा स्टैंड होना चाहिए, न्यूक्लियर वॉर सर पे खड़ी हुई है, अगर दुनिया ने रिस्पांस ना किया और पाकिस्तान के पास बार बार पाकिस्तान यूएन के पास नहीं आएगा। इमरान खान को चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को प्रिपेयर करवा के टू द पॉइंट, सही तरह से फॉर्मल वेल प्रिपेयर्ड स्पीच हो जो कि डिलीवर करे, ऑडियंस के कानों में लगे जाके, वो टॉपिक बन सके वो किसी तरह से। और उसके लिए जितने भी हम लोग उसके लिए एफ़र्ट कर सकते हैं कि उसको दुनिया सुने और बात करे वो हो। पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह एक नेशनल एक्शन प्लान था, इस तरह कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी हमारा नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। इसके अंदर जल्द अज जल्द पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करते हुए हम इस बात को बहुत ज़्यादा आगे लेके चलें, एक पॉलिसी के तौर के ऊपर, एक नेशनल एक्शन प्लान पॉलिसी के तौर के ऊपर लॉन्ग टर्म हम इसको लेके यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन का जो करिकुलम है उसके अंदर भी इन चीज़ों को इंडोक्ट्रिनेट करना चाहिए, डालना चाहिए उनको कि उसके यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो होगा वो क्या होगा। इंडिया के बारे में तो हमारी इन्फॉर्मेशन ही बहुत कम है। जैसा पहले कहा था, मत भूलें कि इंडिया वनरेबल है। इंडिया के अपने अंदर भी बहुत सारे डेलिकेट मैटर्स हैं जो कि चल रहे हैं, और शायद पाकिस्तान ने ये अच्छा किया है कि करतारपुर वाला जो कॉरिडोर है उसके बारे में कह दिया है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जो कुछ हुआ हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो सिख कम्युनिटी है, जो खालिस्तान की तहरीक है, ये उसके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है ये वाली। तो जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको भी हम लोग मत भूलें कि वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ पे हैं। आखिर में अब उम्मत की तरफ बात करते हुए और कंक्लूडिंग लाइन के ऊपर आते हुए, उम्मत जो है वो एग्जिस्ट करती भी थी, उसकी फीलिंग्स हैं भी, गवर्नमेंट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए और ज़रूरत भी है। सिर्फ पाकिस्तान क्योंकि मजबूत नहीं है इसलिए हम मोबिलाइज़ करने की पोजीशन में नहीं है। क्या कहा था इकबाल ने इब्लीस की मजलिस शुरा के अंदर, इसके बारे में इब्लीस की ज़ुबानी कहलवाया था उम्मत के बारे में। अब इमेजिन करें उस वक्त क्या हाल होगा। अभी तो पिछले भी मुसलमान ममालिक है ना, लेट 1930s के अंदर कौन से मुसलमान ममालिक थे। तो इकबाल ने उस वक्त के ऊपर ये कहा था, है अगर मुझको ख़तर कोई तो इस उम्मत से है जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। ये उम्मत है, अगर मुझे अपने पूरी जो मैंने अपनी चाल बिछाई हुई, जो चेस का बोर्ड मैंने पूरा किया हुआ है और लगता है कि पूरा का पूरा जो है ना वो वन साइडेड गेम जीती जा रही है, अगर इस पूरे के अंदर मुझे किसी और से अगर ख़तर है तो सिर्फ इस उम्मत से ही ख़तरा है मुझे, क्योंकि इसकी खाकिस्तर जो है, जो उसके अंदर इन जो है, जो खाक ऊपर तो बेशक गर्द आलूद हो गया है लेकिन अंदर अभी भी जो है ना वो भड़क रहा है वो, और किसी वक्त भी वो भड़क सकती है।
तो इसलिए उम्मत को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी पाकिस्तान में जो गलतियाँ की हैं उनको रेक्टिफाई करते हुए पॉजिटिव लाइंस के ऊपर हिम्मत पकड़ते हुए हम आगे जाएँ। भुट्टो ने क्या कहा था? भुट्टो ने ये कहा हुआ एक मौके के ऊपर, वी आर फाइटिंग 1000 year वॉर विद इंडिया। ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते की बात है, 2 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। तो 1000 साल की जिस तरह जंग होती है ना, उसके लिए अब अपने आप को तैयार रखना होता है। इस तरह हम 1000 साल जंग इंडिया के साथ कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो उस तरह ही अपने आप को आगे लेके चलें। और भुट्टो की जो बात मैंने पहले भी जो की थी, क्योंकि इंडिया के साथ मामला जो है वो बहुत सारी और लाइन्स पे भी जा सकता है, यानी कि मामला ख़राब ही हो सकता है। और वो जो बात बहुत अरसे से बहुत डिफरेंट किस्म के जो थिंक टैंक्स या मैगज़ीन्स या उनके अंदर बात आती रही है, किताबों के अंदर भी, कि इवन जंग पानी के ऊपर भी हो सकती है, जो इंडिया ने बहुत सेफली खेलते गए और पाकिस्तान पीछे ही रहा। हम अभी तक अपना डैम के फ़ंड के ऊपर नहीं आगे प्रोग्रेस कर सके। तो उन चीज़ों के ऊपर भी इंडिया ने आगे लेके उस चीज़ को चलना है। लेकिन हमने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी। और वो जो रिजॉल्व दिखाया था ना, अगेन भुट्टो की बात कोट कर रहा हूँ कि भुट्टो ने क्या रिजॉल्व दिखाया था कि अगर हमें घास पत्ते भी खाने पड़ेंगे हम खाते रहेंगे, लेकिन हम अपना इसको हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल उसी तरह ही हम अगर वो खाते भी रहें, घास भी खाना पड़ जाए हमें, हमने कश्मीर को नहीं छोड़ना। हमने अगेन बाकी दुनिया के मुल्क अगर साथ देता है नहीं देता है एक अलग बात है, बोनस है हमारे लिए, लेकिन हमने पीछे नहीं इसमें से हटना और अपने आप को बाहिम्मत रखना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद होगी इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे और इंशाल्लाह इवेंचुअली पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के लिए और बाकी मुसलमानों के लिए और उम्मत के लिए एक पॉजिटिव रोल अदा कर पाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।